Good morning, dear students. Beta, I hope you have completed yesterday's chapter. So, today, let us start our next chapter. It is international trade. So, I'm going to start this chapter, beta. Listen carefully. And again, I will say the same thing. If you will face any kind of problem and do you have any query, then you can talk to me. So, beta, you are already familiar with the term trade as a tertiary activity which you have studied in chapter 7 of this book. We have already completed a chapter in which we read about different sectors. So, we know very well that trade comes in the tertiary activity, trade. In Hindi, we say it is Vyapar. So, we have Hindi medium students also, so I will try to explain in Hindi wherever possible. So dear students, you know that trade means the voluntary exchange of goods. क्या होता है ट्रेड में? ट्रेड में एक्सचेंज होता है गुड्स का और सर्विसेज का. टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड. सो ट्रेड करने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि देयर मस्ट बी टू पार्टीज. वन पर्सन सेल्स एंड द अदर परचेजेस. कोई सेल करेगा, कोई परचेज करेगा. इन सर्टेन प्लेसेस पीपल बार्टर देयर गुड्स. फॉर बोथ द पार्टीज ट्रेड इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल. तो जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके लिए ट्रेड बेनिफिशियल है. दोनों पार्टीज़ के लिए ट्रेड बेनिफिशियल कैसे है? जो सेल कर रहा है ही इज़ गेटिंग प्रॉफिट एंड द बायर इज़ परचेजिंग द थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट. सो इस तरह से ट्रेड में बायर और सेलर बोथ गेट बेनिफिट. ट्रेड में भी कंडक्टेड एट टू लेवल्स. ट्रेड जो है वो दो लेवल्स पे कंडक्ट किया जा सकता है. वन इज़ इंटरनेशनल एंड नेशनल. सो इंटरनेशनल जो ट्रेड है बेटा इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. अगर हम अपनी कंट्री की बाउंड्री के बाहर किसी भी कंट्री से वेदर स्मॉल और लार्ज अगर हम बिजनेस करते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड इंटरनेशनल ट्रेड. कंट्रीज नीड टू ट्रेड टू ऑब्टेन कॉमोडिटीज़ दे कांट प्रोड्यूस देमसेल्व्स. तो ट्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ती है कंट्रीज़ को? कंट्रीज़ को ट्रेड की ज़रूरत पड़ती है बेटा क्योंकि हर एक कंट्री या कोई भी कंट्री अपने ही एरिया में सब चीज़ों को उपलब्ध नहीं करवा सकती है. किसी कंट्री में किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है तो किसी दूसरी कंट्री में किसी और चीज़ की प्रोडक्शन होती है. सो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड से ये बेनिफिट होता है कि जिस भी कंट्री के पास जो चीज़ नहीं है वो उस कंट्री से परचेज़ कर लेते हैं और जो चीज़ उनके पास एक्सेस में होती है उसको सेल कर देते हैं. सो दे कैन परचेज एल्सवेयर एट अ लोअर प्राइस. और समटाइम्स ये होता है कि उनकी खुद की कंट्री में वो जो प्रोडक्ट है वो कॉस्टली हो सकता है तो इसलिए उसको लोअर प्राइस पर ख़रीदने के लिए वो किसी दूसरी कंट्री से उसको परचेज़ कर लेते हैं. द इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड इन प्राइमेटिव सोसाइटीज़ वॉज द बार्टर सिस्टम. तो अगर हम ट्रेड की प्राइमरी स्टेज की बात करें इन द बिगिनिंग व्हेन सोसाइटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड इन द सोसाइटी, समाज के अंदर सामाजिक व्यवस्थाएं बनी थी तो दैट टाइम जो ट्रेड है इट वॉज थ्रू द सिस्टम ऑफ बार्टर सिस्टम. नाउ व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? तो बेटा बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था कि जो करेंसी है उसका यूज़ नहीं किया जाता था. इन बार्टर सिस्टम देयर वॉज नो यूज़ ऑफ करेंसी. तो फिर ट्रेड पॉसिबल कैसे होता था? बेटा बार्टर सिस्टम में ट्रेड पॉसिबल होता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स से कि जो बायर है उसे कोई ऐसा सेलर ढूंढना पड़ता था जिसे वो चीज़ खरीदनी हो और जो बायर बेच रहा है तो सिमिलरली दोनों में क्या चाहिए? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए कि उनको एक दूसरे की चीज़ की रिक्वायरमेंट है तभी उन दोनों के बीच में कोई जो डील है वो पॉसिबल होती है.
तो इसलिए बार्टर सिस्टम जो था बहुत ही ट्रबलसम था, क्योंकि हमेशा कोई ऐसा पर्सन ढूंढना जिसको सेम काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट हो, तो ये बड़ा मुश्किल था। वेयर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स टुक प्लेस, सिर्फ गुड्स का ही एक्सचेंज होता था। इन दिस सिस्टम इफ़ यू वर अ पोर्टर एंड वर इन नीड ऑफ अ प्लम्बर, तो देर इज़ अ गुड एग्जाम्पल गिवन हेयर। इफ़ यू वर अ पोर्टर एंड वर इन द नीड ऑफ अ प्लम्बर, कि आप पोर्टर हो और आपको प्लम्बर की नीड है, सो यू वुड हैव टू लुक फॉर अ प्लम्बर, तो आपको किसी ऐसे प्लम्बर को ढूंढना पड़ेगा हु वुड बी इन नीड ऑफ पोर्ट्स एंड यू वुड एक्सचेंज योर पोर्ट्स फॉर हिज प्लम्बिंग सर्विसेज। तो आप अपने पोर्ट सेल करते हो उसकी प्लम्बिंग की सर्विस के साथ। दिस वे here in the picture you can see two women practicing barter system in John Beal Mela. So John Beal Mela क्या है बेटा? It is a trade mela, trade fair we can say. Every January after the harvest season, John Beal Mela takes place in Jagiroth. Jagiroth is a city in Assam, 35 kilometers away from Guwahati, and it is possibly the only fair in India where barter system is still alive. और आज भी वहाँ पर barter system alive है. That's why the picture is given here. A big market is organized during this fair, and people from various tribes and communities exchange their products without the use of money. The difficulties of barter system were overcome by the introduction of money. तो barter system में बहुत सारी difficulties आती थी, as we have discussed, कि हमेशा बायर को वही सेलर ढूंढना पड़ता था, हमेशा सेलर को वही बायर ढूंढना पड़ता था जो वो उसकी प्रोडक्ट के साथ अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। तो इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की नीड थी। आप 10th स्टैंडर्ड में एसएसटी में भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। सो इन ओल्डन टाइम्स व्हेन पेपर और कॉइन करेंसी वाज नॉट देयर, सो ओल्ड टाइम में व्हेन पेपर एंड कॉइन करेंसी वाज नॉट देयर, सो बार्टर सिस्टम के अलावा कुछ और भी चीज़ें थी जिनका यूज़ किया जा सकता था, जैसे कि रेयर ऑब्जेक्ट्स विद वेरी हाई इंट्रिंसिक वैल्यू, जिस प्रोडक्ट की खुद की कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी तो उसको एज मनी के रूप में यूज़ किया जाता था, जैसे कि फ्लिंट स्टोन्स, ऑब्सीडियन, कौरी शेल्स जिसको आप कौड़ी भी बोल देते हैं, टाइगर्स पॉज, वेल्स टीथ, डॉग्स टीथ, स्किन्स, फर्ज, कैटल, राइस, पेपरकॉर्न्स, सॉल्ट, स्मॉल टूल्स, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। बिकॉज जो सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये मेटल्स वैल्यूएबल थी। और इसके अलावा जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किए गए हैं लाइक फ्लिंट स्टोन्स, it was an ancient time, it is a kind of stone. Obsidian is a product made from lava. And skins, animal skins, furs, animals wool, and peppercorns like black pepper, इसको काली मिर्च के दाने जो यूज़ किए जाते थे। So here one interesting fact is given, the word salary. Do you know the word salary comes from the Latin word salarium, which means payment by salt. As in those times, producing salt from sea water was unknown and could only be made from rock salt. So that time क्या था कि ocean water से जो salt है that was not produced that time. So जो salt है rock से ही get किया जाता था, which was rare and expensive. That is why it became a mode of payment. तो जो salt है इसको यूज़ किया जाता था एज अ मोड ऑफ पेमेंट बार्टर सिस्टम के बाद। नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इन एंशिएंट टाइम्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज वाज रिस्की, हैंस ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट्स। पीपल देन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज ऑन बेसिक नेसेसिटीज, फूड एंड क्लोथ्स। ओनली द रिच पीपल bought jewelry, costly dresses, and this resulted in trade of luxury items. Because जो rich people थे वही interested थे इन चीज़ों में, और जो common थे they were limited to their basic necessities. The Silk Route is an early example of long distance trade connecting Rome to China. जो आप 11th स्टैंडर्ड के आप इंग्लिश में पढ़ चुके हैं सिल्क रोड, कि
कि सिल्क रोड जो था वो यूज़ किया जाता था बिजनेस के लिए। द सिल्क रूट इज़ एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग रोम टू चाइना along the 6,000 kilometer route. The traders transported Chinese silk, Roman wool, and precious metals and many other high value commodities from intermediate points in India, Prussia, and Central Asia. Prussia जिसको बेटा हिंदी में ईरान कहते हैं. After the disintegration of the Roman Empire, European commerce grew during 12th and 13th century, and with the development of ocean-going warships, trade between Europe and Asia grew, and the Americas were discovered. Why it is written here Americas? Because America with the surrounding islands. So America was discovered in 1492 by Columbus. 15th century onwards, the European colonialism began, and along with the trade of exotic commodities. तो जब यूरोपियन colonialism बढ़ गया था बेटा, तो एक नया तरह का एक न्यू काइंड ऑफ ट्रेड जो है वो बिगिन हो गया था. एक्जॉटिक कमोडिटीज़, एक्जॉटिक मीन्स स्ट्रेंज. अ न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेड इमर्ज्ड विच वाज कॉल्ड स्लेव ट्रेड. मीन्स जो पीपल थे, लोग थे, उनको स्लेव बनाकर सेल परचेज किया जाता था. द पोर्चुगीज, डच, स्पेनियर्ड्स, द ब्रिटिश कैप्चर्ड अफ्रीकन नेटिव्स बिकॉज दे वर पुअर and forcefully transported them to the newly discovered Americas for their labor in the plantations. अब यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया, अफ्रीका से स्लेव्स को परचेज़ किया और वहाँ से उनको अमेरिका भेज दिया प्लांटेशन वर्क के अंदर. स्लेव ट्रेड वॉज अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था यूरोपियंस के लिए फॉर मोर देन 200 ईयर्स. 200 सालों तक ये चला. Till it was abolished in Denmark in 1792, Great Britain in 1807 and United States in 1808. तो इन डिफरेंट ईयर्स के अंदर इन डिफरेंट कंट्रीज़ में ये जो स्लेव ट्रेड है वो वन बाय वन फिनिश होता चला गया. सो हेयर यू कैन सी स्लेव एडवर्टाइजमेंट ऑक्शन जो कि 1829 में हुआ था बेटा. दिस अमेरिकन स्लेव ऑक्शन एडवर्टाइज स्लेव्स फॉर सेल और टेम्पोररी हायर बाय देयर ओनर्स. तो यहाँ पर उनको रेंट पर भी बेचा जाता था, सिर्फ सेल परचेज नहीं, रेंट पर भी भेजा जा रहा था. बायर्स ऑफन पेड एज मच एज $2,000 फॉर अ स्किल्ड हेल्दी स्लेव. सच ऑक्शंस ऑफन सेपरेटेड फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम वन अनदर. तो ऐसे में क्या होता था कि जो ब्लैक्स थे, जब उनकी ट्रेड, उनको स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व किया जाता था तो उनके फैमिली के मेम्बर को कोई परचेज करके कहीं ले जाता था, कोई उनके फैमिली मेम्बर को किसी और को कहीं और ले जाता था. तो ऐसा भी होता था दैट मैनी ऑफ देम नेवर saw their loved ones again. So it was a very black period in history. After the Industrial Revolution, the demand for raw materials like grains, meat, wool also expanded, increase हो गई, but their monetary value declined in relation to the manufactured goods. लेकिन रॉ मटेरियल की जो वैल्यू थी वो डिक्रीज़ हो जाती है बेटा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जब किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है रॉ मटेरियल से तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है. द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस इंपोर्टेड प्राइमरी प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स एंड एक्सपोर्टेड द वैल्यू एडेड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बैक टू द नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस. In the later half of the 19th century, regions producing primary goods were no more important, and industrial nations became each other's principal customers. During the World War I and II, countries imposed trade taxes and quantitative restrictions for the first time. During the post-war period, organizations like General Agreement for Tariffs, means tax वगैरह जो होते हैं, and trade, which later became the World Trade Organization, helped in reducing tariffs. So World Trade Organization is a kind of organization which helps in international trade. So beta, I am reading up to here. So your homework is next point, why does international trade exist and basis of international trade. This is your homework, read it carefully, and if you face any kind of problem beta, then you can discuss with me. Thank you.